आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। और यहां पर मैं आपको 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और कल सुबह एक वीडियो आने वाला है जहाँ पर कंप्लीट मैं आप लोगों को 2 नंबर वाला क्वेश्चन बताऊँगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियो दे दिया है। अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग दोनों वीडियो को देखिए, क्योंकि इससे आप लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं क्या है कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर स्पष्ट करें। देखिए एक है हमारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता और एक है पश्चिमी देश का जो हमारा धर्मनिरपेक्षता है, दोनों में क्या अंतर पाया जाता है, ये चीज हमें यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर मैंने उत्तर लिख दिया है। एक साइड भी यहाँ पर मैंने पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता को लिखा है और एक साइड भी यहाँ पर मैंने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को लिखा है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर पहला नंबर में लिखा है, देखिए यहाँ पर पश्चिमी वाला में हम लोग देख रहे हैं क्या है कि धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति है, ठीक है। और इसमें भारतीय वाला में कि राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति। इसमें जो 2 नंबर में क्या कि एक धर्म के भिन्न पंथों की भी समानता पर जोर देना। और इसमें क्या है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों की भी समानता एक मुख्य सरोकार होना, मतलब इसमें जोर नहीं दिया जाता है। 3rd नंबर में है कि समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना और इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर ध्यान देना, ये बात हो जाएगा। हमारे देश जो भारत, इसमें अल्पसंख्यकों का जो मतलब अल्पसंख्यकों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, इसको मतलब एक अलग टाइप का अधिकार दिया जाता है। पश्चिम में क्या है कि व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाना। और इसमें क्या है भारतीय वाला में कि व्यक्ति और धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों संरक्षण जाना। तो देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि आप धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। फिर आगे है कि क्या इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है। देखिए धर्मनिरपेक्षता माने क्या होता है कि जिसके माने चलिए हमारा कोई राज्य या फिर कोई देश है, इसमें क्या होगा किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समान समान का हक दिया जाएगा। इसी को बोला जाता है धर्मनिरपेक्षता। यहाँ पर मैंने लिखा है देखिए कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों को पृथक किया जाए, यानी कि राज्य के कामों में किसी धर्म का हस्तक्षेप ना हो। राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान सुनिश्चित करें। धर्म के आधार पर लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, लेकिन समाज कल्याण की खातिर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन अगर कहीं पर बात समाज कल्याण का होता है तो वहां पर हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। फिर आगे चलिए, यहाँ पर मैं आपको आगे समझा देता हूँ आगे यहाँ पर और क्या क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पर और लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक सहनशीलता की कामना करती है ताकि सांप्रदायिक तत्व शांति व्यवस्था को भंग न करें। हो सकता है किसी धर्म सापेक्ष राज्य में धार्मिक सहनशीलता हो, लेकिन उससे वहां धर्मनिरपेक्षता की स्थिति नहीं आ सकती। अतः धर्मनिरपेक्षता को धार्मिक सहनशीलता के तुल्य नहीं समझा जा सकता। इसको हम लोग मतलब इसके तुल्य नहीं समझेंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पर लिखा गया है। नोट करते चलिए, टाइम कम है इसलिए यहाँ पर मैं आपको ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ, बल्कि बता दे रहा हूँ। अगर टाइम ज्यादा होता तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर एक चीज को टाइप कर करके समझा देता, लेकिन टाइम में अभी बहुत ही कम है, इसलिए आपको हर एक चीज को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म तथा राज्य के अलगाव पर नहीं वरन उससे अधिक किन्हीं अन्य बातों पर है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए इसका उत्तर होगा, यह कहना ठीक है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जोर धर्म तथा राज्य के पृथक्करण के अलावा किन्हीं अन्य बिंदुओं पर भी है। देखिए भारत जो है यहाँ पर राज्य का जो पृथक्करण होगा या फिर जो धर्म होगा, इसके अलावा मतलब और बहुत सारा इसका मतलब लगाव है, अन्य बिंदु पर जोर देता है। फिर क्या है आगे देखिए कि धर्मनिरपेक्षता का साधारण अर्थ है धर्म और राजनीति को अलग करना। देखिए धर्मनिरपेक्षता का जो एक्चुअल में जो मीनिंग है क्या है कि जो हमारा धर्म होगा, जो हमारा राजनीति होगा, इन दोनों को अलग करना। राज्य का अपना विशेष धर्म न होना तथा धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव वर्जित होना। मतलब देखिए यहाँ पर जो हमारा जैसे कि कोई भी राज्य है, इसका कोई विशेष धर्म नहीं होगा, मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसका कोई विशेष धर्म नहीं होगा और यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। भारत में धर्मनिरपेक्षता के इसी अर्थ को लागू किया गया है, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे कि क्या पहला है कि भारत में हिंदुओं की बहुसंख्या है, लेकिन अल्पसंख्यकों जैसे मुसलमानों और ईसाइयों के विशेष अधिकारों को सुरक्षित किया
जाना चाहिए। जैसे हमारे देश में हिंदू का जो संख्या ज़्यादा है तो हिंदू को जो भी है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब अल्पसंख्यक है जैसे कि मुसलमान ईसाई हो गया तो उसका जो अधिकार है उसको मतलब अधिकार का मतलब संरक्षण होना चाहिए। वे अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और लिपि सुरक्षित रख सकते हैं तथा अपनी शिक्षा संस्थाएं भी चला सकते हैं। ये बात हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत में कल्याणकारी राज्य है, अतः राज्य समाज कल्याण की खातिर किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर कभी भी समाज का कल्याण का बात होगा तो यहाँ पर राज्य जो है यहाँ पर धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य दलित जातियों के लिए मंदिरों का प्रवेश खोल सकता है, इसलिए राज्य ने हिंदू कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किए तथा वह सारे देश में समान नागरिक सहित लागू कर सकता है। मतलब देखिए हमारे यहाँ पर जो मंदिर भी होता है कोई भी आदमी जा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगला यहाँ पर पॉइंट क्या है कि सामाजिक न्याय के सूत्र को लागू करने हेतु राज्य समाज के दुर्बल या पिछड़े वर्गों की विशेष सुविधाएं दे सकता है, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो। अगर वह पिछड़ा है, अगर वह सामाजिक रूप से कमजोर है, दुर्बल है, तो उसको यहाँ पर हेल्प मिल सकता है राज्य के द्वारा, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। अगला क्वेश्चन क्या है कि सैद्धांतिक दूरी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए सैद्धांतिक दूरी माने क्या होता है। भारत में अनेक धर्मों, संप्रदायों और पंथों के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि। धर्मनिरपेक्षता का सूत्र यह कामना करता है कि राज्य सभी समुदायों या संप्रदायों से दूरी बनाए रखे। साधारण भाषा में इसका अर्थ है कि राज्य जो है, ठीक है, राज्य क्या है देखिए आप ध्यान से, राज्य जो है धार्मिक समुदायों के मामले में हस्तक्षेप न करे, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो। लेकिन अगर धर्म का जब बात होता है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन अगर मानव कल्याण का बात हो तो वहां पर हस्तक्षेप हो सकता है। साथ ही धार्मिक समुदायों को राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। वास्तविकता भिन्न स्थिति दिखाती है। कुछ धार्मिक संगठन या कट्टरपंथी तत्व देश में उपद्रव मचाते हैं जिससे शांति व्यवस्था भंग होती है। कुछ ऐसे धर्म के लोग हैं जो पत्थरबाजी करते हैं या फिर कुछ मतलब अनाप शनाप चीज करते हैं जिससे देश में शांति भंग हो जाता है, लड़ाई झगड़ा दंगा फैल जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, आप उदाहरण के लिए लीजिए क्या है, 1980 से 84 में पंजाब में उग्र अकालियों ने हिंसात्मक दंगे करके हिंदुओं की हत्या की। ये हो गया एक बात। 1984 में दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हिंदुओं ने सिखों की हत्या की, ये बात हुआ। 1992 में बाबरी मस्जिद के टूटने से सांप्रदायिक दंगे हुए, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया 1992 में, उस टाइम भी इस प्रकार से हुआ। 2002 में कट्टरपंथी मुसलमानों ने गुजरात के गोध्रा में अग्निकांड किया जिससे हिंदुओं की हत्याएं हुई और फिर प्रतिकार के रूप में मुसलमानों की हत्याएं की गई। ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण काम में अनेक पक्ष दोषी हो सकते हैं, किंतु उनका दायित्व हिंदुओं पर रखा जाता है क्योंकि उनकी बहुसंख्या है। जो भी होगा मतलब ये हिंदुओं के ऊपर आकर गिरेगा क्योंकि हिंदू का संख्या ज्यादा है। हर मामले को निष्पक्ष तरीके से देखा जाना चाहिए, लेकिन जो भी दोषी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, बस दोषी को ही दोषी बोलना चाहिए और उसको उसका दंड भी दिया जाना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या है कि आप विकास से क्या समझते हैं। मैंने विकास माने क्या होगा बताना। विकास माने क्या, देखिए हमारा जो देश होगा जिस प्रकार से डेवलप करेगा, चाहे किसी भी मामले में हो, फैक्ट्री के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, तो जो होगा विकास होगा। मैं आपको समझाऊंगा। क्या विकास की प्रचलित परिभाषा से समाज के सभी वर्गों को लाभ होता है या फिर नहीं होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं, एक एक करके बात को यहाँ पर समझते हैं। देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि विकास माने होता क्या है। तो विकास का साधारण अर्थ है वृद्धि, ठीक है, या फिर प्रगति या फिर बेहतरी की दिशा में परिवर्तन। विकास जीवन के किसी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में विकास हो सकता है यदि लोगों का रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। जिस प्रकार से रह रहा, मान के चलो कोई अभी झोपड़ी में रह रहा है, फिर 2 तल्ला बिल्डिंग में रहना शुरू हो गया, मतलब यहाँ पर रहन सहन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है। साक्षरता की दरें उच्च होती है, पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर होता है। पुरानी रूढ़ियों की जगह नई परंपराएं स्थापित होती है, जिस प्रकार से पुराना भी जो है मतलब लोगों का सोच अगर ये भी मतलब अगर डेवलप करता है तो उसे सामाजिक विकास कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे सामाजिक विकास। इसको क्या बोला जाएगा, इसको सामाजिक विकास बोला जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, देख लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सामाजिक विकास बोलेंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे और देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको हम लोग सामाजिक विकास बोल देंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि उद्योग धंधों की संख्या बढ़ती है, अगर फैक्ट्री वगैरह बढ़ता है, उत्पादन अधिक होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, आर्थिक विकास कहेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसा लिखिएगा, ऐसा विकास राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। ये हमारा विकास होगा राजनीतिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र, दोनों क्षेत्र में होगा। यह कहा जा सकता है कि विकास का अर्थ देश के प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक या मौलिक संसाधनों का तर्क संगत प्रयोग तथा मानवीय शक्ति के ठीक, यहाँ पर ठीक है, ये ठीक लिखिए, ठीक उपयोग से है ताकि लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार आए। यह प्रयास किया जाता है कि विकास से समाज के सभी वर्गों
को लाभान्वित होना चाहिए, ये वर्गों है, ठीक है, वर्गों लाभान्वित होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाता। जहाँ औद्योगिक विकास होता है वहाँ के लोग को लाभ होता है, लेकिन किसी परियोजना को लागू करने हेतु उन्हें क्या है, विस्थापित किया जाता है, उन्हें हानि उठानी पड़ती है। देखिए जहाँ पर भी फैक्ट्री वगैरह लगता है वहाँ के जो इलाका होता है, वहाँ के जो नागरिक होते हैं, वहाँ की जो जनता होते हैं, उनको लाभ मिलता है। लेकिन जब वहाँ पर किसी प्रकार कोई फैक्ट्री परियोजना कुछ भी चीज़ लागू होता है तो वहाँ से लोगों को हटना पड़ता है, जिससे वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारा हानि भी होता है। अगला जो प्रश्न है क्या है कि जिस तरह का विकास अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है उससे पड़ने वाले कुछ सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों की चर्चा कीजिए। चलिए बात करते हैं। अनेक देशों में विकास संबंधी कार्यक्रम चल रहे हैं जिनके अच्छे और बुरे परिणाम को देखा जा सकता है। मान लीजिए रोड बनेगा, विकास हो रहा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन उसके चलते पेड़ पौधा वगैरह कटा जाएगा, जिससे पेड़ पौधा मतलब नुकसान हो गया, पर्यावरण को क्षति पहुंचा। फैक्ट्री वगैरह लगाया जाएगा, फैक्ट्री लगाए तो देश का तो प्रोग्रेस हो गया, लेकिन उससे जो कूड़ा कचरा प्रदूषण जो भी निकलेगा, जो भी मतलब होगा, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण जो भी होगा तो दिक्कत है। मतलब लाभ हानि दोनों चीज़ है। फिर देश की तरक्की हो रही है, समाज का आधुनिकीकरण हो रहा है, रहन सहन का स्तर ऊंचा हो रहा है, साक्षरता की दर बढ़ रही है, भयानक रोगों का निराकरण हो रहा है आदि। लेकिन सामाजिक और पर्यावरण क्षेत्र में विकास के दुष्प्रभावों को भी देखा जा सकता है। क्या क्या दुष्प्रभाव, क्या क्या दुष्परिणाम हो रहा है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र में। देखिए सामाजिक क्षेत्र में क्या है, तो बड़े बांधों के बनने या उद्योगों की स्थापना के कारण लोगों को उनकी जमीनों घरों से हटाया जा रहा है। जैसे बड़ा बड़ा जो बांध बन रहा है, डैम बन रहा है, इससे एक बहुत ही बड़का वाला जो जल स्तर होता है, मतलब बड़का वाला जो इलाका होता है जल से मग्न हो जाता है, चारों तरफ जल ही जल रहता है, जिससे लोगों को वहां से हटना पड़ता है। वे विस्थापितों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। जब ये किसी अन्य स्थान पर बसते हैं तो उनकी परंपराएं टूटने लगती है तथा मूल्य व्यवस्था भी चली जाती है। उन्हें अन्यत्र स्थानों पर सामाजिक भेदभाव से निपटना पड़ता है। ये तो हो गया सामाजिक क्षेत्र में। और जो पर्यावरणीय क्षेत्र में क्या देखिए, विकास कार्यों से पर्यावरण का प्रदूषण फैलता है, पीने का पानी प्रदूषित हो रहा है, वायु की शुद्धता कम हो रही है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, बाढ़ आती है, वर्षा कम होती है तथा तापमान बढ़ जाता है, कारखाने विषैले पानी छोड़ता है जिनसे नदियां का पानी गंदा हो जाता है, विषैली गैस के रिसाव से, देखिए मतलब जो होता है ना गैस जो निकलता है वो भी मतलब बहुत ही जहरीला होता है, जिससे वायुमंडल भी प्रदूषित हो रही है। ऐसे दुष्प्रभावों को देखते हुए विकास की जगह पोषण के विषय ने अपना महत्व धारण कर लिया है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर हमारे पास, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है कि विकास की प्रक्रिया ने किन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया है। देखिए इसका उत्तर होगा, यदि विकास होता है तो उसके अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ेंगे। सभी मैंने आपको बताया कि सभी लोग विकास चाहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है, देखिए हर एक लोग मतलब जो भी जनता होगा वो मतलब विकास चाहेगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा इसका मैं जूम तो हटा देता हूँ। चलिए, जो मर चुका है इसका अर्थ ये नहीं है कि वे इसकी खातिर अपने प्राकृतिक अधिकारों को खो बैठे। देखिए विकास तो होना चाहिए, लेकिन ये अब जरूरी नहीं कि विकास के चलते पूरा पेड़ पौधों का अंधाधुंध कटाई होगा, चारों तरफ प्रदूषण फैलेगा, मतलब यहाँ पर कोई प्रदूषण ना हो। हमारे जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, ये एकदम बचा रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए, हर एक पीढ़ी के लिए बचा हुआ रहना चाहिए। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। जीवन पर्यावरणीय संतुलन से जुड़ा है। यदि पर्यावरण प्रदूषित होता है तो वे उसे अपने जीवन का संकट समझ सकते हैं। वे मांग कर सकते हैं कि उनके घर या उनकी भूमि का उन्मूलन न किया जाए, क्योंकि विस्थापित होने पर उनका जीवन कठिन हो जाएगा। लोगों को अपने घर, जमीन, जायदाद जो है सब कुछ छोड़कर जाना भी पड़ता है। प्राकृतिक संसाधन समाज की धरोहर है, उन पर राज्य का अधिकार है, लेकिन शासन उनका क्या है, स्वेच्छाचारी तरीकों से इस्तेमाल नहीं कर सकता। गढ़वाल के लोगों ने वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकने हेतु इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने चिपको आंदोलन चलाया। क्योंकि पर्यावरणीय असंतुलन उनके जीवन को संकट में डाल देगा। ये एक बात हो गया। फिर आगे देखिए हमारे पास जो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या देख सकते हैं कि विकास से होने वाली सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति के प्रति सरकार की जवाबदेही बनवाने में जनता के लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन कहां तक सफल हुए हैं। देखिए इसका उत्तर होगा कि आधुनिक राज्य ने विकास कार्यक्रम को अपने कार्यक्षेत्र का अनिवार्य अंग बना लिया है, लेकिन कभी कभी विकास संबंधी कार्यों का समाज व पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए लोग उनका विरोध करते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, जब विकास के चक्कर में अगर मान के चलिए पूरे पेड़ पौधे वगैरह को कटा जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दिक्कत ही होगा। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है, जिससे लोग उनका विरोध करते हैं। गढ़वाल में लोगों ने चिपको आंदोलन या आंदोलन लिखिएगा, आंदोलन चला कर वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका। दुनिया के अनेक देशों में ग्रीन पार्टियां पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लड़ रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होती है, तो ऐसे आंदोलन सरकार के मनमाने कार्यों पर रोक लगाने में सफल हो जाते हैं। तो ये तो रहा हमारा आज का प्यारा सा सुंदर सा वीडियो। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो चलिए अच्छी बात है। वीडियो पसंद है लाइक करिए। मैंने जो पहले 2 वीडियो बनाए थे उसको भी देखिए। कल सो जो आप लोगों का 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा उसको भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।